बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी देर से आप ये चीज़ नोट कर रहे होंगे कि जब आप लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइलों की बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ अमेरिका और चाइना की बात होती है। अमेरिका इस वक्त क्या कर रहा है जी? अमेरिका इस वक्त एम 260 मिसाइल बना रहा है। अमेरिकन नेवी ने एम 260 मिसाइल की एक तस्वीर जो है वो जारी कर दी है। अभी ऐसा किसी ने इस एम 260 मिसाइल को फिजिकली नहीं देखा या उसकी कोई तस्वीर नहीं बनाई, यानी कि एक्चुअल मिसाइल की कोई तस्वीर नहीं बनाई, लेकिन एक रेंडरिंग सी जो है वो इस वक्त इंटरनेट के ऊपर फ्लोट कर रही है कि जी एम 260 मिसाइल जो अमेरिका इस्तेमाल करेगा अपनी शायद एयरफोर्स के लिए भी अमेरिकन नेवी तो करेगी, क्योंकि उसी ने ही इसकी रेंडरिंग जो है वो इशू की है या शाया की है। तो वो इस किस्म का होगा। हो सकता है जब ये एक्चुअल मिसाइल बन जाए तो इसके डिज़ाइन में थोड़ा सा फ़र्क जो है वो आपको नज़र आए। उसके बाद आपने देखा कि अमेरिकन नेवी ने ही अपने F-18 फाइटर जेट्स के ऊपर एम 174B किस्म का मिसाइल जो है उसको लगाया, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये एक SM-6 का एयर लॉन्च वेरिएंट है। SM-6 के बारे में आप जानते हैं कि ये एजिस क्लास के जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं उनसे फायर किया जाता है। फिर उसके बाद चाइना के मिसाइलों को आप डिस्कस करते हैं जिनके अंदर PL-15 है। पिछले दिनों तो खैर बहुत ही ज़्यादा डिस्कस किया गया जब इंडिया और पाकिस्तान की ये स्किर्मिश हुई थी। जंग तो नहीं मैं इसको कहूँगा, लेकिन जो स्किर्मिश हुई थी 4 दिनों की, उसके अंदर ये PL-15 मिसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ। इंडियंस ने कहा कि जी देखें ये हमारे इंडिया के अंदर पड़े हुए हैं, ये चल चुके थे, हमने इनको गिरा लिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता इंडियंस जो हैं वो ये मानना शुरू हो गए हैं कि उनके फाइटर जेट्स जो हैं वो शॉट डाउन हुए हैं। अब वो शॉट डाउन पता नहीं किसने किए हैं, सेंटा क्लॉज आया था, क्योंकि PL-15 तो इंडियंस ने सारे के सारे गिरा लिए थे। तो मैं नहीं कहता कि ये PL-15 था, वो मेरा ख्याल है अमेरिकन ने सेंटा क्लॉज ही भेजा था जिसने इंडिया के ये फाइटर जेट्स गिराए थे। PL-15 तो सारे के सारे इंडिया के पास है, तो उसको तो डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन PL-15 वैसे डिस्कस बड़ा ज़्यादा हुआ। तो खैर अमेरिका की तरफ से आपको पता ही है कि एम 120D जो है, जो एमरैम का डी वेरिएंट है, वो इस वक्त अमेरिकन का सबसे लॉन्गेस्ट रेंज वाला, अमेरिकन एयरफोर्स का सबसे लॉन्गेस्ट रेंज वाला जो है वो मिसाइल है। क्योंकि अमेरिकन नेवी का तो अब जो है वो एम 174B मिसाइल हो चुका हुआ है, सबसे लॉन्गेस्ट रेंज वाला। फिर उसके बाद चाइनीज़ के पास जो है वो PL-17 किस्म का एक मिसाइल है जिसकी हम तस्वीर देखते हैं। अभी तक हमारे सामने उसकी 2-3 तस्वीर ही आई हैं। एक बहुत ही बुरी सी तस्वीर है, ब्लरी सी तस्वीर है, बहुत ही लो क्वालिटी की। एक बहुत पुरानी तस्वीर है, एक फ्लैंकर के ऊपर लगा हुआ है। और फिर बाद में एक रिसेंट तस्वीर हमारे सामने आई है कि 2 फ्लैंकर्स जो हैं वो इस PL-17 मिसाइल को लेके फ्लाई कर रहे हैं। वो भी इसका ट्रेनिंग वेरिएंट है, क्योंकि इसके कलर को अगर आप देखें तो ये ब्लू है। तो ये जो ब्लू ट्रेनिंग वेरिएंट्स होते हैं मिसाइलों के, इनके अंदर मोटर यानी कि इंजन नहीं लगा होता, बाकी सीकर होता है। सारे का सारा जो मिसाइल होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स बीच में लगी होती है, सिर्फ इंजन नहीं लगाया होता, बाकी वेट उसका उतना ही होता है ताकि पायलट्स को अच्छे तरीके से ट्रेन करवाया जा सके। ट्रेनिंग के अंदर तो पायलट ने एक्चुअल मिसाइल नहीं फायर करना होता, सिर्फ लॉक शॉक करना होता है। उसके बाद आप फायर का बटन प्रेस कर देते हैं तो फिर आगे से कंप्यूटर सिमुलेट करता है कि ये मिसाइल किस तरफ को जा रहा है, किस तरह से जा रहा है। तो एनीवे PL-17, PL-15, M-120D और M-174 ये आप अमेरिका और चाइना की तरफ से ज़्यादा डिस्कस करते हैं, लेकिन रशिया की तरफ से कोई मिसाइल डिस्कस नहीं होता। उसकी क्या वजह है? उसकी एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जो रशिया जिस एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व है यूक्रेन के साथ, उसमें यूक्रेन के पास कोई बहुत अच्छी एयरफोर्स नहीं है। अमेरिका के दिए हुए कुछ पुराने F-16s हैं, ठीक है, ये नेदरलैंड्स और डेनमार्क ने दिए हैं, लेकिन बेसिकली अमेरिका की इजाज़त से दिए हैं, तो इनको आप अमेरिका ने ही दिए कह सकते हैं। यूरोपियन बेचारों की क्या औकात है। दूसरे वो मिराज 2000 है, वो भी अब बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। तो रशियंस की तरफ से कोई ऐसा खबर नहीं आ रही थी कि रशिया इस पूरे खेल के अंदर कहाँ है। अब आप कह दें कि जी रशिया को हम इस खेल से बिल्कुल निकाल दें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रशिया इस खेल के अंदर पूरे तरीके से जो है वो शामिल है। रशिया वो मुल्क है जिससे अमेरिका आप कह लें कि थोड़ा सा डरता है। उसकी वजह यह है कि रशिया के पास 5 से 6 हज़ार न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और अमेरिका को पता है कि अमेरिका को जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ना, अगर कोई है, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि ये 5-6 हज़ार न्यूक्लियर वेपन्स रशियंस चला देंगे, कभी भी नहीं ऐसा होगा, वो तो फिर दुनिया ही खत्म हो जाएगी ना। लेकिन अमेरिकन को पता है कि अगर को 0.00001% कोई ऐसा चांस है भी इस न्यूक्लियर जंग के अंदर अमेरिका के ऊपर को न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह गिर जाने का, तो वो रशिया की तरफ से है। चाइना की तरफ से भी होगा, उसके पास तो अभी सिर्फ 600-700 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि वो उसने डिफेंसिव पर्पजेस के लिए या कह लें कि डेटरेंट के तौर पे ही जो है वो इस्तेमाल करेगा। अमेरिका को असल खतरा जो है वो रशिया के न्यूक्लियर वेपन से है। तो खैर ये एक अलग से डिबेट है। और फिर अमेरिकन ने पूरे यूरोप को आगे लगाया हुआ है ना। अमेरिका यूरोप और रशिया की दोस्ती होने देता है। नॉर्ड 2 पाइपलाइन का आपको पता ही है,
आप जिससे भी जाके यूरोप में पूछेंगे कि जी ये नॉर्ड 2 पाइपलाइन किसने तबाह की थी, ये बेसिकली एक पाइपलाइन थी जो रशिया से जर्मनी जाती थी, और जर्मनी जो है वो बेसिकली रशिया से गैस खरीदता था। आप किसी से भी यूरोप में जाके पूछें, इवन अमेरिका में पूछें कि ये नॉर्ड 2 पाइपलाइन किसने तबाह की थी, तो मोस्टली लोग आपको यही कहेंगे कि जी इशारे जो हैं वो तो सीआईए की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि और किसी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि समंदर के नीचे जाके तो वो इस पाइपलाइन को उड़ा सके। डेफिनेटली तो कोई नहीं ये कहेगा, लेकिन इशारे ही लोग कहते हैं कि जी ये हमारा ख्याल है कि ये सीआईए ही है। एनीवे, तो रशिया के पास जो इस वक्त सबसे बेस्ट उनका जो एयर टू एयर वेपन था ना, उन्होंने अब उसको अपग्रेड कर लिया है, और उसके अंदर कुछ विजिबल चेंजेस हैं और कुछ ऐसी चेंजेस हैं जो आंख से ओझल है। विजिबल चेंज क्या है? सबसे बड़ी विजिबल चेंज तो ये है कि ये जो रशिया का R-77 मिसाइल था ना, इसके पीछे वो चीज ग्रेटर लगा हुआ था। वो एप्पल वालों का मैक प्रो कंप्यूटर है ना, जिसको वो चीज श्रेडर कहते हैं या चीज ग्रेटर कहते हैं, वो उसी तरह की फिन्स थी उस मिसाइल की। उसको अब रशियन ने रिप्लेस कर दिया है प्रॉपर सॉलिड फिन्स से। जिस तरह से ये एमरैम के ऊपर लगी हुई हैं, जिस तरह से ये PL-15 की हैं, या आप कह लें कि PL-12 मिसाइल की हैं, नॉर्मल जो मिसाइल्स होते हैं उनकी जो फिन्स होती हैं, बिल्कुल उसी तरह से रशियन ने उनको जो है वो अब रिप्लेस कर दिया। उसको रिप्लेस करने का मेन मकसद जो समझ में आता है वो यही है कि रशियन ने Su-57 जहाज के इंटरनल वेपन्स बे में जो मिसाइल्स फिट करने हैं, उनके लिए इस मिसाइल के डिज़ाइन को जो है वो चेंज किया गया, और फिर इस मिसाइल के अंदर उन्होंने नया एक हेड सीकर यानी कि जो रेडार सीकर है वो लगाया, जिसके बारे में ख्याल ये किया जाता है कि वो एक अब ईसा रेडार है। फिर इस मिसाइल के अंदर जो एक और सबसे बड़ी चेंज की गई है, वो इस मिसाइल के अंदर डुअल पल्स रॉकेट मोटर जो है वो लगा दी गई है, जिससे इस मिसाइल की रेंज अब कहते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है। फिन्स चेंज कर दिए, इंजन चेंज कर दिया, रेडार सीकर जो है वो चेंज कर दिया, ताकि ये मिसाइल Su-57 के इंटरनल वेपन्स बे में आ सके, Su-35 जहाज के ऊपर लगा के अपने एडवर्सरी को लॉन्ग रेंज के ऊपर एंगेज कर सके। इसके सीकर में ऐसा रेडार लगा दिया गया ताकि दुश्मन इस मिसाइल को जैम इतनी आसानी से ना कर सके। तो ये सारी चीजें इस मिसाइल को अब एक बेहतर मिसाइल बना देंगी। यूरोपियंस के पास भी अपना एक मीटियोर मिसाइल है। वही मैंने कहा ना कि ज्यादातर अमेरिका और चाइना के मिसाइलों की बात होती है, बहुत कम ये मीटियोर मिसाइल डिस्कस होता है। रशिया के मिसाइल्स तो बिल्कुल डिस्कस ही नहीं ऐसा होते। तो खैर, अब इस R-77M मिसाइल का भी जो रेंज है उसको बढ़ा के तकरीबन 190 से 200 किलोमीटर कर दिया गया, जिससे ये R-77M मिसाइल अब मीटियोर, AIM-120D और PL-15 की कैटेगरी का मिसाइल जो है वो बन गया। और ये जो इस मिसाइल के ऊपर मैंने आपको बताया ना कि वो कंट्रोल फिन्स फिक्स कर दिए गए हैं, वो जो पहले चीज स्ट्रेडर होते थे उनको खत्म कर दिया गया, उससे इस मिसाइल की मैन्यूवरेबिलिटी में भी जो है वो फर्क पड़ेगा। पहले क्या होता था कि ये जो R-77 मिसाइल था ना, ये सब सोनिक स्पीड के ऊपर इतना अच्छा मैन्यूवर नहीं कर सकता था, लेकिन अब इन कंट्रोल फिन्स को फिक्स कर देने के बाद इसकी जो सब सोनिक स्पीड के ऊपर मैन्यूवरेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। और इस मिसाइल की सब सोनिक स्पीड उस वक्त होती है जब ये अपनी टर्मिनल फेज में होता है, या आप कह लें कि जब ये दुश्मन के फाइटर जेट को लगने के नजदीक होता है। तो जब ये अपने टारगेट के नजदीक पहुंच जाएगा, तब इसको इवेड करना पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इम्पॉसिबल नहीं हो जाएगा, लेकिन कह लें कि पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये इस मिसाइल की बेहतरी में जो है वो एक रशियन ने इजाफा कर दिया, और यही बताया जा रहा है कि रशियंस इस मिसाइल को यूक्रेन के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेनियंस को इस मिसाइल के कुछ जो हैं वो हिस्से वगैरह मिले हैं। जब इस मिसाइल को रशियन ने फायर किया, ये अपने टारगेट पे जाके लगा, तो उसके कुछ हिस्से जो हैं वो, जिस तरह आपने देखा ना कि इंडियंस को सारा PL-15 मिसाइल मिल जाता था, तो वो कहते थे कि बाकी इसका जो आगे वाला हिस्सा वो कहाँ है, वो सेंटा क्लॉज बन जाता था। तो वो बिल्कुल उसी तरह से ये यूक्रेनियंस को भी इस मिसाइल के जो हैं वो फिन्स वगैरह मिल गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये बाकी मिसाइल किधर है, वो बाकी मिसाइल किसी को लग गया जाके। वो जिस तरह PL-15 गायब हो जाता ना, उसका आधा हिस्सा गायब हो जाता और बाकी मिसाइल जो है वो इंडियंस को मिल जाता, तो इसी तरह से ही इस मिसाइल का भी कुछ हिस्सा जो है वो गायब हो गया, यूक्रेनियंस को मिल गया। तो इससे ये पता चलता है कि ये मिसाइल रशियंस अब कॉम्बैट के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कितनी सक्सेस के साथ इस्तेमाल हो रहा है ये तो रशियन ने अभी नहीं बताया, लेकिन इस तस्वीर ये जो आपके सामने नजर आ रही है, इससे विजिबली जो है वो पता चलता है कि अब ये R-77M मिसाइल Su-35 जहाज़ों के ऊपर इंटीग्रेट भी हो चुका है और कॉम्बैट के अंदर इस्तेमाल भी हो रहा है। तो ये जी एक इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आपके साथ डिस्कस करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।